नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि यूं कहिए कि दिमाग घुमा देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हमारी याददाश्त। मून वॉकिंग विद आइंस्टीन नाम की इस कमाल की किताब के जरिए हम समझेंगे कि कैसे कोई भी आम इंसान अपनी मेमोरी को बिल्कुल असाधारण बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान के इस सफर को शुरू करते हैं। खंड 1 स्मृति की नई दुनिया। तो कहानी शुरू होती है पत्रकार जोशुआ फॉर से। वो लगभग गलती से ही यूएस मेमोरी चैंपियनशिप में पहुंच गए थे और वहां उन्होंने जो देखा ना, उसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। साधारण से दिखने वाले लोग ताश के पत्तों के डेक और अजनबियों के नाम बस कुछ ही सेकंड्स में याद कर रहे थे। मतलब सोचने वाली बात है ना, क्या ये मेमोरी चैंपियंस पैदाइशी जीनियस होते हैं या फिर ये किसी खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? दिलचस्प बात तो ये है कि उन लोगों ने खुद को कोई जीनियस नहीं माना, बल्कि उन्होंने बताया कि वे तो बस कुछ प्राचीन तकनीकों की प्रैक्टिस करते हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए जरा किम पीक की कहानी पर गौर करते हैं। आपने मशहूर हॉलीवुड फिल्म रेन मैन का नाम तो सुना ही होगा। किम पीक उसी फिल्म के असली प्रेरणा स्रोत थे। किम को हजारों किताबें, ऐतिहासिक तारीखें और भौगोलिक तथ्य बिल्कुल मुंह ज़बानी याद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी तेज याददाश्त होने के बावजूद उन्हें रोजमर्रा के बेसिक शारीरिक और सामाजिक काम करने में भारी परेशानी होती है। किम पीक की ये स्थिति हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या मेमोरी की असली वैल्यू उसके अंदर मौजूद डेटा की मात्रा में है, या फिर इस बात में कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? असल में याददाश्त सिर्फ किसी हार्ड ड्राइव की तरह डेटा स्टोर करना नहीं है, बल्कि ये उस जानकारी को समझने, उसे प्राथमिकता देने और उसे एक अर्थ देने की क्षमता है। खंड 2 विशेषज्ञ और स्मृति महल। यहीं पर जोशुआ की मुलाकात होती है एड कुक से, जो आगे चलकर उनके मेंटर बन जाते हैं। एड उन्हें प्राचीन ग्रीस की आर्ट ऑफ मेमोरी यानी स्मृति की कला से मिलवाते हैं। कुक का मानना है कि मेमोरी सिर्फ रटने या कठोर अनुशासन से नहीं बढ़ती, बल्कि ये रचनात्मकता, बेतुकेपन और हमारी जीवंत कल्पनाओं से पनपती है। सोचिए, ये विचार उस बोरिंग रट्टेबाजी को कितनी दिलचस्प कला में बदल देता है। अब मेमोरी के दो अलग अलग हिस्सों को समझने के लिए जोशुआ ईपी नाम के एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो गंभीर भूलने की बीमारी यानी एमनीशिया से पीड़ित हैं। ईपी कोई भी नई यादें नहीं बना सकते, वो हमेशा बस वर्तमान में जीते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो अपनी पुरानी जटिल आदतें और दिनचर्या बिल्कुल सही से निभा लेते हैं। इससे हमें घोषणात्मक स्मृति यानी तथ्य और घटनाएं और प्रक्रियात्मक स्मृति यानी हमारी स्किल्स और आदतों के बीच का फर्क एकदम साफ समझ आ जाता है। ईपी की ये हालत जोशुआ के सामने एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा इमोशनल सच लाकर खड़ा कर देती है। वो सच ये है कि हमारी मेमोरी ही हमारी पहचान की असली नींव है। अगर हमारे पास याद रखने की क्षमता ही ना हो तो हमारी जिंदगी की जो निरंतरता है वो ही खत्म हो जाएगी, है ना? कितनी गहरी बात। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी यात्रा को एक अलग ही दार्शनिक गहराई देता है। खैर, अब जोशुआ सीखते हैं वो मेन तकनीक जो ये सारे मेमोरी एथलीट्स यूज करते हैं। इसे कहते हैं लोकी मेथड या स्मृति महल। इसमें होता क्या है कि आप अपने बचपन के घर या किसी भी जानी पहचानी जगह के रास्तों पर अजीबोगरीब और भावनात्मक इमेजेस को विजुअलाइज करते हैं। और यकीन मानिए, इस तरीके से हम किसी भी जानकारी को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें उसे एकदम सटीक रूप से याद कर सकते हैं। जरा इमेजिन कीजिए लंबी लंबी बोरिंग लिस्ट्स को मज़ेदार मेंटल पिक्चर्स में बदलना, जैसे कि आपके बिस्तर पर एक बहुत बड़ी सी सैल्मन मछली तड़प रही है, या फिर आपकी रसोई में बिल क्लिंटन खड़े होकर मूली से करतब दिखा रहे हैं। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना? बस यही तो इस तकनीक का राज है। तस्वीर जितनी ज़्यादा बेतुकी और अजीब होगी, वो आपको उतनी ही आसानी से याद रहेगी। खंड 3 तकनीक और ओके पठार। अपनी ट्रेनिंग के दौरान जोशुआ के सामने एक रुकावट आती है। घंटों की प्रैक्टिस के बाद भी उनके परफॉर्मेंस में सुधार आना बंद हो जाता है। उनके मेंटर कुक इसे ओके पठार कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां हम किसी काम को बस बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं और खुद को आगे बढ़ाना छोड़ देते हैं। तो फिर एक्सपर्ट्स इसे कैसे पार करते हैं? वो जानबूझकर अभ्यास करते हैं और अपनी कमजोरियों पर पूरा फोकस डालकर इस गतिरोध को तोड़ते हैं। इसके बाद जोशुआ इस बात पर गौर करते हैं कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंसान की याददाश्त कैसे बदली है। पुराने जमाने की मौखिक कहानियों से लेकर लिखने की कला, फिर मुद्रण, फोटोग्राफी
और आज के हमारे स्मार्टफोन्स तक हर एक नए आविष्कार ने हमारे दिमाग का काम आसान करके उसे इन बाहरी उपकरणों पर आउटसोर्स कर दिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इन भारी चीजों पर हमारी अत्यधिक निर्भरता हमारी आंतरिक क्षमताओं को कमजोर कर सकती है। जोशुआ बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि याद रखना असल में किसी चीज पर ध्यान देना है, और ध्यान देना उस चीज की परवाह करना है। जब हम अपनी यादों का जिम्मा मशीनों पर छोड़ देते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं उस जानकारी से अपना व्यक्तिगत अर्थ भी खोने लगते हैं। खंड 4 छिपी हुई स्मृति क्षमता। जब वैज्ञानिकों ने डैनियल टैमेट जैसे असाधारण मेमोरी वाले महारथियों के दिमाग की स्टडी की, तो जानते हैं उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि इन चैंपियंस के दिमाग का स्ट्रक्चर हम जैसे आम इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं होता। उनकी महानता उनकी स्ट्रैटेजी में छिपी है, ना कि उनकी बायोलॉजी में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अच्छी मेमोरी कोई जन्मजात वरदान नहीं है, इसे बाकायदा ट्रेनिंग से हासिल किया जा सकता है। दरअसल ये मेमोरी टेक्निक्स हमारी उन आम मानसिक क्षमताओं का ही इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि दृश्य सोच, रास्तों को समझना और भावनात्मक जुड़ाव। ये सारी क्षमताएं असल में इंसानों के इवोल्यूशन के दौरान हमारे सर्वाइवल के लिए विकसित हुई थीं। भले ही नेचर ने इन्हें किराने की सूचियां याद रखने के लिए नहीं बनाया था, फिर भी हम इनका इस्तेमाल असाधारण कार्यों के लिए कर सकते हैं। तो ये हिस्सा हमें विज्ञान के साथ साथ एक बहुत बड़ी उम्मीद भी देता है। ये बताता है कि हमारी रोजमर्रा की भूलने की आदत के पीछे भी एक बहुत बड़ी मेमोरी पावर छिपी हुई है। याददाश्त कोई स्थिर गुण नहीं है जिसे बदला ना जा सके, बल्कि ये एक बहुत ही लचीली और रचनात्मक क्षमता है जो बस हमारे भीतर जागृत होने का इंतजार कर रही है। खंड 5 अंतिम विजय और निष्कर्ष। जैसे जैसे 2006 की चैंपियनशिप करीब आती है, जोशुआ अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। वो स्पीड कार्ड्स, रैंडम नंबर्स, नए लोगों के नाम और चेहरे और यहाँ तक कि कविताओं को याद करने की जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ कुछ ट्रिक्स सीखने का नहीं था, बल्कि ये आत्मसंदेह, मानसिक थकान और प्रदर्शन के भारी दबाव से जूझने की एक पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जोशुआ 2006 की यूएस मेमोरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं। वहां उनका मुकाबला उन्हीं धुरंधरों से होता है जिन्हें वो कभी बाहर से देखकर हैरान होते थे। इस प्रतियोगिता का माहौल इतना अव्यवस्थित, नाटकीय और मानसिक रूप से थका देने वाला होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद शायद खुद जोशुआ को भी नहीं थी। वो सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में ताश के पत्तों का एक पूरा डेक याद करके प्रतियोगिता जीत लेते हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड। उनकी इस शानदार जीत को किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि सही अभ्यास और उन पुरानी तकनीकों की ताकत के रूप में दिखाया गया है। ये साफ साबित करता है कि सही प्रक्रिया किसी भी जन्मजात टैलेंट को हरा सकती है। और अब आते हैं इस किताब के बहुत ही दिलचस्प नाम पर, मून वॉकिंग विद आइंस्टीन। असल में ये जोशुआ की खुद की बनाई हुई एक मेमोरी इमेज थी, एक अवास्तविक मेंटल पिक्चर जिसका इस्तेमाल उन्होंने जानकारी याद रखने के लिए किया था। इस किताब से हमें ये समझ आता है कि ये मेमोरी टेक्निक सिर्फ प्रतियोगिताएं जीतने के उपकरण नहीं है, बल्कि ये हमें अपनी जिंदगी में ज़्यादा अलर्ट, अवेयर और सचेत रहने में मदद करती हैं। इस पूरी जर्नी के आखिर में जोशुआ को एक बहुत ही गहरी बात समझ आती है कि स्मरण करना असल में अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। हम अपनी जिंदगी में जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, हम बस उन्हीं का एक योग हैं, और हमारी मेमोरी वो जरिया है जिससे हमारा ये ध्यान हमारी असल पहचान बन जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, आज की इस भागदौड़ और स्क्रीन से घिरी हुई दुनिया में हम अपना कीमती ध्यान असल में कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, और वो हमारी कैसी पहचान गढ़ रहा है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।